एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम पीएचडी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, और ये एक डॉक्टरेट डिग्री है जो कि मास्टर्स डिग्री के बाद में की जाती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि आपने बीसीए किया है, उसके बाद एमसीए किया है, तो एमसीए के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। अगर आपने बीटेक किया है, उसके बाद आपने एमटेक किया है, तो आप अगर आपका स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में पीएचडी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में पीएचडी कर सकते हैं। इसी तरह से आप पीएचडी अपने जो भी आपका मास्टर्स डिग्री रहा है उसके बेस पर आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री आप किसी भी अपने कोर्स के बेस पर कर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये इंजीनियरिंग फील्ड में ही होगी या मेडिकल फील्ड में ही होगी या मैनेजमेंट फील्ड में होगी। आप जिस भी फील्ड से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उस फील्ड से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पीएचडी को किया क्यों जाता है, क्यों करा जाता है पीएचडी को। तो एक मेन रीज़न तो ये है कि आपको अगर रिसर्च फील्ड में जाना है, नहीं आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपको रिसर्च कुछ नया कुछ आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं और इसमें आप डिग्री भी अचीव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, इस फील्ड में भी आप कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं जो कि सोसाइटी के लिए या किसी टेक्नोलॉजी के लिए जो काम आ सके, जो नया कुछ आपने कुछ क्रिएटिविटी दिखा दी हो, तो उसके लिए भी आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, अगर आप एक टीचर हैं या टीचर होना चाहते हैं, तो भी आपको पीएचडी ज़रूर होना चाहिए। हालांकि ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी आता है, पर वैसे भी मेरा खुद का मानना भी है कि अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं, अगर आप नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसकी आपको हैबिट है, तो आप अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में और नया सीखते जाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बताते भी जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ सीखते रहते हैं, नया अपने सब्जेक्ट के बारे में, और अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते रहते हैं, तो आपके एकेडमिक करियर के लिए भी ये बहुत बेहतर रहता है। तो ये तो बात हो गई है। अब इसके अलावा बात आती है कि पीएचडी में करना क्या होता है, क्या करें कि पीएचडी हो जाए, यानी इसमें क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है रिसर्च फील्ड। आप किस फील्ड में करना चाहते हैं। अब जैसे मान लेता हूं कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं, इसलिए मैं ही उसका ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप जिस फील्ड से भी होंगे आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं। अब आप ये चाहते हैं कि आपको पीएचडी करना है, आपने एमटेक किया हुआ है या आपने एमसीए किया हुआ है या आपने कोई ऐसा इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है जिसके बेस पर आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो आप शुरुआत कहाँ से करें, क्या करना होगा आपको इस पीएचडी में। सबसे पहले आपको चाहिए होगा रिसर्च फील्ड। तो रिसर्च फील्ड क्या होता है, यानी जिस फील्ड में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जिस फील्ड में आपको लगता है कि इसमें मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, मेरा सजेशन ये है कि आपको वही फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि पीएचडी के प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे आपको डिग्री मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक रिसर्च गाइड, और आपको रिसर्च टॉपिक आपको चाहिए होगा। तो रिसर्च गाइड आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। रिसर्च गाइड क्या होते हैं इसके बारे में मैं एक अलग सेपरेट बनाऊंगा, क्योंकि रिसर्च गाइड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना इनजस्टिस नहीं होगा। तो गाइड के अलावा आपको चाहिए होता है रिसर्च टॉपिक, और रिसर्च टॉपिक के लिए आपको चाहिए होता है रिसर्च फील्ड। यानी किसी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी है, किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पर आपको पीएचडी करनी है। तो टॉपिक कैसे सेलेक्ट होता है इस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे ही आगे। तो वो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एनरोल कर रहे हैं या जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं पीएचडी में। आप ऐसे ब्लैंक होकर, यानी कि मुझे पता नहीं है, कि आप बस फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे एडमिशन दे दीजिए, ऐसे एडमिशन नहीं होते हैं। आपको यह बताना होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग पर कुछ करना चाहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर क्या करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ समरी, कुछ आर्टिकल, कुछ 2 पेज का या 3 पेज का कुछ ऐसा कुछ लिख कर दीजिए हमें कि आप क्या चाहते हैं इसमें करना। उससे उस यूनिवर्सिटी को जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं उनको ये मालूम पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट है इसमें। अगर आप कहेंगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, इसका मतलब ये आपको वाकई में कुछ नहीं पता है और आपके पास ना कोई गाइड है। तो अगर आपको कुछ अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है पीएचडी के बारे में, तो आप कैसे करेंगे। तो आपका जो फॉर्म है यूजुअली शॉर्टलिस्टेड होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, या मुश्किल आती है, या कई बार रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल
चाहिए होता है, यानी कि आप जो वहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं या उस बेस पर आप पीएचडी करने वाले हैं। ये हो सकता है कि वो टॉपिक सेलेक्ट हो या नहीं हो, वो तो बात की बात है, क्योंकि वो प्रोसेस में कई सारे फिल्टर्स लगते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम डिटेल में बात करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो वो अगर टॉपिक एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है या सजेशन उसमें आते हैं कि भाई आपने इसमें जो भी बताया है इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी है, उसके बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। उस सब्जेक्ट में अगर आप उसमें एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं और प्रोवाइडेड वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। अब ये सीट्स का क्या मतलब है? सीट्स का मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी प्रोफेसर होंगे उस यूनिवर्सिटी में, जो भी प्रोफेसर हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के लिए 5 प्रोफेसर हैं जो कि पीएचडी करा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के बेस पर कि उन सभी 5 के पास दो रिसर्च कैंडिडेट्स स्कॉलर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी एक बार में किसी 2 स्टूडेंट को ही वो पीएचडी करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूनिवर्सिटी केवल 10 स्टूडेंट को ही पीएचडी करा सकती है अगर वो सारे जो प्रोफेसर हैं उनके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है। तो अगर मान लीजिए 50 एडमिशन फॉर्म आए और में से सेलेक्ट 15 हो गए, तो उन 15 में से केवल 10 को ही करा पाएंगे, 5 को उनको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे प्रोफेसर नहीं है कि जो अब उनके पास सीट खाली हो और वो करा सकें। तो एक बात तो ये हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि रिसर्च गाइड आपको अलोकेट कर दिए जाते हैं। रिसर्च गाइड का फील्ड हो सकता है आपके फील्ड से मैच करता हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिसर्च गाइड का फील्ड आपके रिसर्च से मैच नहीं करता हो। फॉर एग्जांपल, आप क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके गाइड ब्लूटूथ पर काम करना चाहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, या तो ये कि आपके गाइड आपको बता दें कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, यानी कि उस ब्लूटूथ पर आपको बताते चले जाए ये प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। या फिर आप अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम को अपने गाइड को समझा दें कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, या मैडम अगर हैं तो मैं मैडम ये करना चाहता हूँ। तो अगर आपके गाइड का कंसेंट आपको मिल जाता है कि हाँ ठीक है आप ये कर सकते हैं, तो आपका टॉपिक उस बेस पर फाइनल हो जाता है। उसके बेस पर आपको यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स वर्क करना होता है, कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं और उनका एग्ज़ाम देना होता है। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद उसके बाद वो टॉपिक फाइनल हो जाने के बाद आपको लिटरेचर रिव्यू, यानी कि बहुत सारे उस फील्ड पर जो काम हो चुके हैं उनको आपको रिव्यू करना होता है। रिव्यू कैसे करते हैं इस पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस पर काम करेंगे, आपको बताऊँगा मैं वीडियो में। तो लिटरेचर रिव्यू आपको करने होते हैं। जिन लोगों ने पहले से काम किया हुआ इस टॉपिक पर उनको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है क्या उन्होंने किया है और क्या नहीं किया है, ये आपको बताना होता है, और आपका क्या योगदान रहेगा इसमें ये आपको बताना होता है। ये सब कुछ फॉर्मुलाइज करने के बाद आप कुछ एक आर्टिकल लिखते हैं 15, 20 या 25, 50 पेज का, जिसको कहते हैं सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल। ये आप वहाँ के पीएचडी की जो रिसर्च कमेटी होती है, ये यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च कमेटी होती है, वहाँ पर सबमिट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उसको। वो उसको रिव्यू करते हैं। अगर उसमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर उनको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताते हैं कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट करिए, ये रिव्यू किया गया है रिसर्च कमेटी से, इसके इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप फिर से सबमिट करते हैं। और अगर लगता है कि हाँ ये प्रेजेंट कराने लायक है, आपका प्रेजेंटेशन कराने लायक है, आपने कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है या अपनी रिसर्च प्रपोजल को अपने अच्छे तरीके से बताया है, या आपका टॉपिक जेन्युइन है, इस पर काम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करिए। जो कमेटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं, जो ज्यूरीज होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके सामने आपको प्रेजेंट करना होता है। उसमें कुछ और जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं आने वाले, या एमटेक स्टूडेंट्स या फैकल्टीज़, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी इन टोटल 10 से 50 लोगों तक उसमें कैपेसिटी होती है। इतने लोगों के सामने, इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल पीपीटी के माध्यम से आपको प्रेजेंट करना होता है। तो पीपीटी कैसे बनती है, ऑफ कोर्स इस पर हम बात करेंगे अभी आगे आने वाली वीडियोस में। तो वो आपको प्रेजेंट करना होता है। आपको लगभग 15 से 20 मिनट या कई जगह पर आधे घंटे का टाइम दिया जाता है इसको प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद आपसे कुछ क्वेरीज होती हैं, आपको आंसर देना होता है। अगर आप नहीं आंसर दे पाते हैं तो भी कोई ऐसा नहीं है, कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन यूजुअली ये माना जाता है कि आपने फिर अच्छे से स्टडी नहीं किया है। और उसके बेस पर आपको सजेशन दिए जाते हैं, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट या एक्सेप्टेड विद सजेशंस, इन 3 कैटेगरी में से आपको सजेशन दे दिए जाते हैं। आपके रिसर्च प्रपोजल को परमिशन दी जाती है, या तो रिजेक्ट कर दी जाएगी या एक्सेप्ट कर ली जाएगी, या फिर एक्सेप्टेड विद परमिशंस, ये कर ली जाती है। अब इसके बाद
अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से, यानी अब आप क्या करेंगे, उस टॉपिक जब आपका अप्रूव हो गया तो वहाँ से आप उस बेस को लेते हुए, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप लिटरेचर रिव्यू फिर से रिव्यू करेंगे कि उस प्रॉब्लम पर और लोगों ने क्या क्या काम किया है। वो आप काम को लिखते जाएंगे, उसको समराइज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, समराइज करते जाएंगे, और उनके बेस पर आप रिसर्च पेपर्स तैयार करेंगे। तो वो आप रिसर्च पेपर तैयार करते हैं और उसको आप पब्लिकेशन के लिए या प्रेजेंट करने के लिए आप कहीं पर अप्लाई करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस में या किसी जर्नल में आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं। तो वहाँ पर आपको अपना पेपर प्रेजेंट करना होता है, यानी कुल मिला के वो पेपर फिर से रिव्यू होता है, और अच्छी जगह से रिव्यू होने पर आपका पेपर एक्सेप्ट यानी कि वो पब्लिश भी हो जाता है। ऐसे ऐसे कई सारे आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। यूजुअली जो पीएचडी का क्राइटेरिया होता है, लगभग 2 से 3 अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिकेशंस होते हैं या इसके इक्विवेलेंट। तो आपको सफिशिएंट नंबर के आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं। इसके बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाता है, इसके बाद बीच बीच में एनुअली ज़्यादातर जगह पर, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है या एनुअल प्रेजेंटेशन देना होता है। ऐसा किस लिए कि हो सकता है कि बीच बीच में आपका जो डायरेक्शन है वो आप डिस्टर्ब हो जाएं, आप जिस टॉपिक पर लेकर चल रहे थे अपनी पीएचडी को, वो टॉपिक से आप अलग हो चुके हों या किसी और डायरेक्शन में अपने रिसर्च शुरू कर दी हो, या आपको अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आपको गाइड करने के लिए भी, यानी कि वो एक्सपर्ट रिव्यू देने के लिए, तो वो रिसर्च जो कमेटी होती है पीएचडी की उस यूनिवर्सिटी की, वो आपको टाइम टाइम पर, समय समय पर, कहीं पर 6-6 महीने पर रिव्यू करती है, कहीं पर 1 साल के बाद रिव्यू करते हैं। तो वो रिव्यू करने के बाद आपको सजेशंस देते हैं, एनुअल रिपोर्ट जिसको बोला जाता है या एनुअल प्रेजेंटेशन जिसको बोला जाता है। तो वो प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको वो इनपुट्स मिलते हैं कि आपका डायरेक्शन सही है या गलत है, या आपकी स्पीड काम करने की ठीक है या गलत है या कम है, जो भी कुछ है वो आपको इनपुट मिलते रहते हैं। तो वो इनपुट प्लस आपके गाइड के इनपुट के बेस पर आप आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे करके आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते रहते हैं अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, और उस टॉपिक के बेस पे, उन रिसर्च पेपर के बेस पर आप फाइनली प्री थीसिस बनाते हैं। प्री थीसिस का क्या मतलब है? प्री थीसिस का मतलब ये है कि आप जो फाइनल जो आउटकम आने वाला है उसका एक यूनिवर्सिटी लेवल पर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्री थीसिस जिसको बोलते हैं। तो आपके जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है या रिसर्च कमेटी होती है यूनिवर्सिटी की, वो उसको रिव्यू करती है और वो बताती है आपको सजेशंस कि आपको ये इसमें और इम्प्रूवमेंट करने होंगे, या आपने ये पेपर रिव्यू नहीं किए हैं, या आपको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। तो वो प्री थीसिस का एक फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाता है जिसके लिए आप रेडी हो जाते हैं। अब इसके बाद वो आपकी जो थीसिस है, यानी इसको कहा जाएगा प्री थीसिस के बाद जो फाइनल आउटकम है, उस थीसिस को एक्सपर्ट रिव्यू के लिए भेजा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर के प्रोफेसर्स के पास। वो प्रोफेसर्स रिव्यू करते हैं उसको, हो सकता है उसको अप्रूव कर दें, हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है उसमें सजेशंस बताएं। तो 3 से 4 रिव्यूज़ के लिए भेजी जाती है, 3 से 4 एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता है यूजुअली वो, और वो हो सकता है कि इंडिया से बाहर भी भेजे जाए। तो उनके जो रिव्यूज़ आते हैं उनको कंसोलिडेट कर उसके बेस पर आपको, यानी रिसर्च स्कॉलर को बता दिया जाता है कि आपको ये इम्प्रूवमेंट्स और करने हैं या ये सजेशंस आए हैं। उसके बाद आप उनको वापस उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते हैं और उसके बाद उसको वापस सबमिट करते हैं फाइनल रिव्यू के लिए। वो वापस रिव्यू के लिए जाती है और उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन होता है जिसको कहा जाता है फाइनल वाइवा या ओरल डिफेंस या थीसिस वाइवा, कई जगह पर अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। कुल मिलाकर एक प्रेजेंटेशन आपको देना होता है जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं बाहर से, कुछ आपके रिसर्च कमेटी के मेंबर्स होंगे, आपके यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स प्रोफेसर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे। तो उन सब के सामने आपको रिजल्ट जो वाइवा है, थीसिस का वाइवा, वो आपको देना होता है। लगभग इसमें 45 मिनट से 1 घंटे का प्रेजेंटेशन ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, और उसमें भी अगर कोई सजेशन होता है तो वो आपको फिर से उसको ठीक कर वापस सबमिट करना होता है। उसके बाद जब ये सब कुछ प्रोसेस हो जाती है तो यूनिवर्सिटी एक ऑर्डिनेंस निकालती है कि भाई आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और आपको एक प्रोविजनल डिग्री दे दी जाती है। और यूनिवर्सिटी का जो कन्वोकेशन होता है या दीक्षांत समारोह हिंदी में आप कह सकते हैं, तो उसमें आपको डिग्री वो दे दी जाती है।
तो इस तरह से पूरा ये मैंने कोशिश किया है कि कम समय में जीरो लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक पूरा प्रोसेस समझा दूं आपको। फिर भी हो सकता है कि मन में बहुत सारे सवाल हों, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हों, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इसमें रिसर्च में कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, आप इस लिंक पर जाकर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर सपोर्ट करने की। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।